निश्चित रूप से अगर आज विंध्य के चहुमुखी विकास की हम पचे बात करी थे तो चहुमुखी विकास में स्वास्थ्य सुविधा अग्रणी रूप में मायने रखी थी और एक खातिर आज संवाद के कार्यक्रम में हम पचे डॉक्टरन का शामिल करन है काहे कि स्वास्थ्य जीव आए तो जहान आए और जहान तबे होई जब दूसर भगवान जो धरती पर माने जाते हैं डॉक्टर उनसे हम पचे चर्चा करी आई यह श्रृंखला का आगे बढ़ाई थे और अब हम पेशे से डॉक्टर हमरे पंचन के सेवा में निहित हियन मिनर्वा हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर अभय मिश्रा जी। हम बहुत आदर से बहुत सम्मान से मंच पर बुलाई थे और उनसे संवाद के खातिर आवाज दी थे संवाददाता BSTV का प्रतीक अवस्थी जी। तो आई संवाद के कार्यक्रम में अपना सब जन के बीच डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी मिनर्वा हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट विभागाध्यक्ष और अपना से संवाद करे का उपस्थित हैं प्रतीक अवस्थी जी संवाददाता BSTV। बेशक आज हम इस मंच में साझा हुए हैं विंध्य का उत्कर्ष। चूंकि आप जितने भी हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। पहले चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि हो जाए ताकि कहीं ना कहीं उमंग और उत्साह इस कार्यक्रम में बढ़े। हमारे साथ डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी हैं। सर, लाजमी है मेरा आपसे सवाल है, किसी भी शहर के विकास में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी बेहद महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करती है और जिस प्रकार से मिनर्वा हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, अब ये बात बेशक हमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए अब कम से कम विंध्य को दूसरे शहरों में कूच नहीं करना होगा। अगर हॉस्पिटल की शुरुआत अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से अत्याधुनिक सुविधाएं आप पूरे विंध्य क्षेत्र को आप लोग दे रहे हैं? जी धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। जैसा आपने कहा कि किसी भी शहर को अगर एक महानगर में बदलना है तो मैंने देखा जो एक शहर की नेचुरल हिस्ट्री होती है उसमें हेल्थ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि अगर किसी शहर की जनता हेल्थ जैसे इम्पोर्टेंट इशू में किसी और शहर पे डिपेंडेंट है या किसी और स्टेट पे या जो मेट्रोज है उस पर डिपेंडेंट है तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छी बात नहीं लगती किसी शहर के लिए। जैसे कि हमने देखा पिछले 10 से 15 वर्षों में जो इस शहर में स्वास्थ्य के बारे में जो अवेयरनेस हुई लोगों में और जितना गवर्नमेंट ने इसमें काम किया है और जितना स्वास्थ्य सुविधाओं में शासकीय एवं गैर शासकीय दोनों ही श्रेणी में जो एस्टैब्लिशमेंट हैं, जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इसमें। और हम देखते हैं बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनकी छोटी छोटी बीमारियों में भी लोग पहले बाहर जाया करते थे, अभी उन सभी में देखा जाए इवन जो मोस्ट क्रिटिकल इलनेस होती हैं वो भी अब रीवा शहर में ट्रीट हो रही हैं। इसके लिए तो साधुवाद है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटी का एंड एवरीथिंग। हमारा एक छोटा सा योगदान रहा है इस हेल्थ के क्षेत्र में लास्ट 2.5 ईयर्स से। सो हमने जो एस्टैब्लिश किया है हॉस्पिटल, हमने काम किया अपनी ज़्यादातर उम्र दिल्ली में काम किया है जी। तो हमारा सोचना था कि दिल्ली में जो सुविधाएं हैं जैसा कि हॉस्पिटल का क्लीनिनेस है, प्रोफेशनलिज्म है, उसको रीवा लेके आएँ और साथ में ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट करें जी। सो जैसे पैरामेडिक्स है, डॉक्टर्स तो आपको लगभग समान रूप से पूरे देश में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो मेडिकल ट्रेनिंग है लगभग यूनिवर्सल है, एक जैसी है, काफ़ी अच्छी है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेजेस में। प्रॉब्लम हमें पैरामेडिक्स को लेके होती है। सो हमारा यहाँ हॉस्पिटल खोलने का एक बहुत ज़रूरी पार्ट ये था कि पैरामेडिक्स ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो हमने काफ़ी उसमें वर्क किया है, काफ़ी इन्वेस्ट किया है ट्रेनिंग में और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं आज की डेट में कि जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट है उसको भी हम ठीक कर पाने में सक्षम है। सर, जैसे कि आपने क्रिटिकल इलनेस की बात की है, अमूमन हार्ट या हार्ट संबंधी जो रोग हैं वो पहले के ज़माने में यानी आज से 2 दशक पहले की बात करें और आज की बात करें, अब लाजमी है इसके लिए उम्र का बंधन नहीं रहा। अब हम देख रहे हैं युवा हो या इवन टीनेजर्स के ऐसे केसेस देखे हैं जो या तो हार्ट अटैक से मर गए। लाजमी है बदलता जीवन और खान पान इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन वर्तमान जो दौर है, चूंकि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, हार्ट के लिए विशेष तौर पे क्या वो सावधानियां हैं? क्योंकि शुगर की अगर बात करें तो वो एक सामान्य बीमारी हो ही गई, लेकिन हार्ट की बीमारी भी अब तेजी से फैल रही है जी। इसको कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं जी। मैंने अपनी लाइफ में जो यंगेस्ट हार्ट अटैक पेशेंट देखा है वो 12 साल उसकी उम्र थी। 12 साल की उम्र में उसका बाईपास सर्जरी हुआ
और बिल्कुल रेयर नहीं है। मैं अपनी 2 साल की रीवा में जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने 40 साल के भीतर तकरीबन 100 से ज़्यादा हार्ट अटैक देखे हैं। और मेरा अपना अपना मानना है कि कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर जो हम देखते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, पुअर लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, तो उसमें कई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको बदला जा सकता है। जी। सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखा है मैंने अपने क्षेत्र में वो तंबाकू का सेवन है और स्मोकिंग है। 40 इयर्स के अंदर जितने हार्ट अटैक मैंने देखे हैं, कोई भी ऐसा हार्ट अटैक नहीं था जिसमें पेशेंट या तो टोबैको च्यूअर था या स्मोकर था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस लोगों में अभी भी अवेयरनेस है गुटखा या तंबाकू जो प्रोडक्ट है इनका सेवन, और यंग में तो इनका सेवन हार्ट अटैक से सीधा जुड़ा हुआ है। सो बाकी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर जिनके लिए तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, इवन एडिक्शन के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बट ये जनता तक उतनी अवेयरनेस पहुंची नहीं है, क्योंकि तंबाकू का सेवन हमारे यहाँ अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो तकरीबन 20% से 15 से 20% लोग तंबाकू सेवन करते हैं। मेनली जो पुरुष होते हैं वो। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में भी काफ़ी देखा गया है तंबाकू का सेवन, और ये सारी जो चीज़ें हैं खासकर इस तरह के एडिक्शन है वो सीधे हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। लाजमी सर, कोविड का एक दौर हमने देखा है और कोविड के बाद ऐसे कई केसेस भी सामने आए जब उमन कोई जिम कर रहा हो। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी भी थे, वो भी जिम कर रहे थे, उस दरमियान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर अंत में उनकी डेथ हुई। ये जो भ्रांति है कि जिम करने से या आफ्टर कोविड जो इफेक्ट्स आए हैं सर, उसको लेकर अगर कुछ बता सकते। कोविड में हमने देखा कि जो कोअवेलेबिलिटी है, मतलब ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी कोविड के दौरान में, उस इन्फेक्शन के दौरान में बहुत ज़्यादा थी। एक्टिव इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा कोविड के जो दुष्परिणाम है वो 2 साल तक, अभी हम देख रहे हैं 2 साल तक भी बना हुआ है उसका। संभावना इसकी ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उसका भी कुछ प्रभाव है। कितना है इसके लिए स्टडीज़ हैं बहुत सारी, लेकिन अभी बिल्कुल क्वान्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि कोविड का कितना इम्पैक्ट रहा है, बट डेफिनेटली इम्पैक्ट तो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है या 40 से कम भी है, कोई रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है, तो हमेशा पहले डॉक्टर से सलाह ले लें वेट लिफ्टिंग के पहले। वेट लिफ्टिंग अगर सडनली स्टार्ट करते हैं बिना वार्म अप के, बिना ट्रेनिंग के, तो ये घातक हो सकती है और हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज या कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। मैं हमेशा सलाह देना चाहूँगा कि 40 के ऊपर, 40 के नीचे अगर कोई रिस्क फैक्टर साथ में है, अगर आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो जरूर डॉक्टर से सलाह लें। सर लाजमी, आज हमारा मंच है विंध्य का उत्कर्ष। तो उत्कर्ष यानी उन्नति जिसे हम कहते हैं सरल भाषा में, और विंध्य की उन्नति में एक बड़ा योगदान आपके हॉस्पिटल का भी रहा है। फिलहाल किस क्षेत्र की ओर आपका जो क्षेत्र है, मतलब किस प्रकार की और अत्याधुनिक सुविधाओं की ओर विचार किया जा रहा है जो आगामी दिनों में विंध्य की जनता को देखने मिल सकती है? जैसा कि हमने कहा कि हमारा हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर के लिए पूर्णतः समर्पित है। क्रिटिकल केयर एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें सारी स्पेशलिटी शामिल हैं। सारी स्पेशलिटी के जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वो इस स्पेशलिटी के अंदर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट मूव, जैसे अभी हार्ट सर्जरी हमने स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट 1 से 2 महीने में हार्ट सर्जरी चालू हो जाएगी। एंजियोप्लास्टी, स्पेसमेकर, बाकी जो डिवाइस हैं कार्डियक, वो सारी तो काफ़ी दिन से हो रही हैं। सारी तरह जटिल जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी हो रहे हैं। इसके बाद हमारा एक ऑन्कोलॉजी में जिसे कहते हैं कैंसर सर्जरी है, उसके बारे में भी हमारा एक तरह से नेक्स्ट जो प्लान है, जो नेक्स्ट हमारा एक टावर 2 आ रहा है, उसमें हम चाहेंगे कि जो सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज है उनमें में काम किया जाए। डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ हैं, इनका काफ़ी योगदान है कैंसर के क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें और जो एडवांस मशीनरीज हैं वो लेके आई जाए, और कैंसर और कार्डियक सर्जरी, बच्चों के हृदय की जो चिकित्सा है उसके बारे में भी हमारा विचार है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में वो स्टार्ट करेंगे। और भी एडवांस में जितनी मशीनें हैं, रोबोटिक सर्जरी हो गई, उसके लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम रोबोटिक सर्जरी जो भी सिर्फ महानगरों में होती है उसको भी रीवा में लेके आए। इस तरह के कई सारी बातें हैं दिमाग में जो नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाजमी, आपने रोबोटिक सर्जरी की बात की तो एक बहुत उन्नत तकनीक है जो विंध्य आएगी। अंतिम सवाल, तो विंध्य की जनता आश्वस्त रहे कि कम से कम चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उसे आत्मनिर्भर आपने बना दिया है, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, रीवा की प्रगति है रीवा वालों से ही होनी है, कोई बाहर से आपके पास नहीं आएगा। हमने देखा रीवा के ही जो छात्र हैं, रीवा के ही रहने वाले हैं, ये बाहर जाके उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी लोग ये रीवा से एक प्रारंभिक शिक्षा लेके बाहर चले गए थे, और
जब यहाँ के लोग बाहर से आते हैं अपना नॉलेज लेके, तो जो ग्रोथ होती है शहर में बड़ी, जैसे कहते हैं कि फंडामेंटल ग्रोथ होती है। सो हम अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम 15-20 ऐसे बच्चे हैं जो बाहर अध्ययनरत हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो नेक्स्ट 2 से 3 साल में आएंगे। और जो इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में लोग काफ़ी आकर्षित हैं क्षेत्र में, क्योंकि ये एक हेल्थ जो है वो टर्शरी, जैसे कि टर्शरी जो जिसे कहते हैं मेट्रोज का सब्जेक्ट नहीं है। हेल्थ बिल्कुल ही 3 टियर सिटी का सब्जेक्ट है आज की डेट में। हेल्थ आपको डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। आप हेल्थ के लिए अगर मेदांता और मैक्स हॉस्पिटल जा रहे हैं, सो बहुत फंडामेंटल जो टाइम लॉस करते हैं आप, उसमें जीवन का बहुत लॉस हो जाता है। सो ये सारी सुविधाएं हैं, जितनी भी एडवांस सुविधाएं हैं, आपको अपने शहर में अपने घर के करीब मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं अगले 5 साल में देखता हूँ रीवा को एक महानगर के तौर पर बनता हुआ, और हेल्थ के क्षेत्र में तो दिल्ली और मुंबई जैसी सुविधाएं अगले 5 साल में आप देखेंगे कि रीवा में भी आएंगी। चलिए, तो कुल मिलाकर जो सारे डॉक्टर साहब की बात का वो यही है कि रीवा और विंध्य में कम से कम 100 सुविधाएं उन्नत है। बड़े शहरों की कूच करने के लिए जो एक मानसिकता थी उसे दूर करने की आवश्यकता है, और वर्तमान में वो तमाम सुविधाएं आपकी रीवा में ही उपलब्ध है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।